फाइनली बच्चों क्लास 10th यानी कक्षा 10 के लिए मैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। उसके साथ में मैं आंसर भी लेके आया हुआ हूं। एक हिसाब से देखा जाए तो आज की क्लास में जो केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के मैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुका हूं। आप इसमें कि जितने भी प्रश्न आप चाहे तो आप टिक लगा सकते हैं, चाहे तो आप मैं इसका उत्तर भी बताऊँगा, आप तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके रहेंगे 2024 के एग्जाम के लिए। इसलिए आपको देख लेना है। यदि हम इसके पेपर की बात करें तो आपके केमिस्ट्री का जो पहला आपका चैप्टर रहता है ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आपका पेपर का यानी चैप्टर 1 पेपर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आपका चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, क्योंकि इस चैप्टर से आपके यूपी बोर्ड में बिल्कुल 2-3 प्रश्न बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल आपको देख लेना है। मैं इसका पूरा यहाँ से एक हिसाब से देखा जाए एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेके आया हुआ हूँ और आपके रिटन के भी क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। उससे पहले वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। देखिए यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। आपके केमिस्ट्री के आपके चैप्टर 1 के सबसे पहले मैं यहाँ से मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत सारे इसमें के एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके हर साल रिपीट होते हैं आपके पेपर में यूपी बोर्ड एग्जाम में, या जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न आपको सबसे पहले बताएंगे। इसके बाद मैं आपको रिटन वाले क्वेश्चन आपको बताऊंगा, साथ में इसका मैं आंसर भी लेकर आया हूँ। एक हिसाब से देखा जाए तो ये सॉल्व आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज का रहेगा। एक हिसाब से देखा जाए तो यदि इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको देख लेना है आपका Fe2O3+2Al। आपका ऐसा ये अभिक्रिया दी हुई है। ये देख लीजिए 2022 में भी पूछा गया, 2023 में भी आपका रिसेंटली पूछा जा चुका है अभिक्रिया। आपकी कौन सी अभिक्रिया है, ये ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि इसकी अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ से 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। इसमें पहला आपका दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो ये आपका जो अभिक्रिया यहाँ से दी हुई है, देखिए यहाँ सबका Zn+H2SO4 आपका यहाँ से अभिक्रिया दी हुई, इसका यहाँ से रिएक्शन कराया गया तो आपका ZnSO4+H2 यहाँ से बना हुआ है। ये जो अभिक्रिया है आपका विस्थापन अभिक्रिया है। सबसे पहले आपको मैं रिकमेंड करूंगा, आपका पेपर जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पेपर का नाम है। सबसे पहले समीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन आपका अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। जब आप इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में जब आप तैयार कर लोगे, सभी अभिक्रिया आपको पता होगा, इसका एग्जाम्पल भी आपको पता होगा, तो आप बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप सभी अभिक्रिया आप आसानी से पहचान सकते हो। 1-2 नंबर में प्रश्न हर साल रिपीट होते हैं, इसलिए सभी अभिक्रिया आपको तैयार बिल्कुल होनी चाहिए। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। फिर आपका अगला प्रश्न आपका 2 नंबर यहाँ से दिया हुआ है, इसको भी आपको देख लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा जो कि आपका दिया हुआ है 3 नंबर आपका प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसके बारे में हम देखते चलेंगे। आपका दिया हुआ है 2FeCl3+2H2O प्लस का Y। यहाँ से आपका ये रिएक्शन आपकी जो दी हुई है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में जो Y है ये Y क्या है, यहाँ से जो आपका दिया हुआ है Y यहाँ से क्या है, इस अभिक्रिया में Y यहाँ से इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। एक हिसाब से अभिक्रिया है। यदि हम पहले चैप्टर की बात करें तो इसमें आपका संतुलित आपको अभिक्रिया यानी अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से संतुलित अभिक्रिया आपको पता बिल्कुल होना चाहिए कि अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ से पूछ लिया गया। यहाँ से देखिए आपका संतुलित अभिक्रिया या आप पीछे आपके यहाँ से लिखी हुई है। अब यहाँ से कौन सा Y के स्थान पर कौन सा यानी यहाँ से कौन सा यहाँ से यौगिक होगा जिससे यहाँ से अभिक्रिया पीछे जाकर संतुलित हुई है, ये आपको देखना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा SO2 आपका हो जाएगा। SO2 आपका इसमें का सही हो जाएगा विकल्प। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है। लौह चूर्ण पर जो तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डालने से क्या होता है, इसमें 4 विकल्प आपके दिए हुए। इसमें का जो राइट विकल्प आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। इसमें का ए विकल्प आपका राइट रहेगा। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है श्याम श्वेत यानी फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। श्याम श्वेत जो होता है फोटोग्राफी में कौन सा यानी प्रयुक्त होता है, इसमें जो प्रयुक्त होता है आपका AgCl आपका प्रयुक्त होता है, ठीक है। इसमें का ए विकल्प इसमें का फिर राइट रहेगा। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। यहाँ से देखिए आपकी यहाँ से अभिक्रिया फिर आपकी दी हुई है कि आपकी कौन सी अभिक्रिया दी हुई है। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बोला हुआ हूँ, जितने भी आपकी अभिक्रिया हैं चैप्टर 1 में सभी अभिक्रिया तैयार कर लीजिए।
ये आपको यहाँ से भी एक एक नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर कि पहचानिए कौन सी अपक्रिया है। जैसे यहाँ से दिया हुआ है आपका BaSL2 प्लस आपका H2SO4, यहाँ से जलीय विलयन कैसे ये अपक्रिया दी हुई है। इसको जब इसके साथ गर्म करते हैं तो एक क्या बनता है, ये कौन सी अपक्रिया है। 4 ऑप्शन यहाँ से दिए हुए हैं। अवक्षेपण अपक्रिया है, ठीक है, ये आपका अवक्षेपण अपक्रिया है। BaCl2 आपका H2SO4 को जब हम गर्म इसको अपक्रिया कराते हैं तो आपका अवक्षेपण अपक्रिया प्राप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। ये सारी अपक्रिया मैं आगे आपको दिखाऊंगा रिटर्न में, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फिर अगला प्रश्न आपका 7 नंबर दिया हुआ है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यानी X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, इस तत्व का आपको नाम लिखना है। देखिए आपका जो एक भूरे रंग का जो चमकदार तत्व जो होता है यानी X को वायु की उपस्थिति में जब इसको उपस्थिति में गर्म करने किया जाता है तो वह काला हो जाता है, इस तत्व का नाम क्या है। ये आपका CO यानी कॉपर है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किसका उदाहरण है। जब कार्बन को जो वायु की उपस्थिति में, एयर के उपस्थिति में जब इसको हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ये किसका उदाहरण है। सभी को पता है आपका संयोजन अपक्रिया है, ये संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। पहला विकल्प इसमें कभी राइट रहेगा। फिर अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे। आपका दिया हुआ अगला प्रश्न लेड नाइट्रेट का सूत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एक हिसाब से देखा जाए। इसमें कि जितने भी इंपोर्टेंट आपके MCQ हैं वो चैप्टर 1 के मैं बताता चलूंगा, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल 1 न 2 प्रश्न बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। Pb आपका NO3 का होल्ड है, आपका इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा। बी वाला विकल्प इसमें का राइट है, ठीक है। रासायनिक सूत्र आपका लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है, कुछ आपको रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पहला ही चैप्टर है देखा जाए तो एक हिसाब से। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 10 नंबर आपका। जिन अपक्रियाओं में आयनों यानी आयनों के विनिमय के नए यौगिक बनते हैं तो उन्हें कहा जाता है। यानी जिन अपक्रियाओं से यानी आयनों के विनिमय से, विनिमय जानते हो, विनिमय जो होता है एक प्रकार से देखा जाए अदला बदली जिसको कहते हैं विनिमय, एक नए यौगिक बनता है तो उसे क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। अब जब द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको पता होगा तो आसानी से आप कह सकते हो कि इसका उदाहरण है एक, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। फिर यहाँ से आपका सभी MCQ क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया, केवल 10 ही MCQ क्वेश्चन हैं भाई, इतने आपको चैप्टर 1 में आपको MCQ देखना है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, निम्नलिखित समीकरण को आपको संतुलित कीजिए। आपको समीकरण आपको संतुलित करना बिल्कुल आना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से प्रश्न बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको इस केमिस्ट्री वाले पोर्शन से आपको संतुलित समीकरण करने को ही पूछ लेता है, इसलिए समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इसके माध्यम से मैं बताता चलूंगा। मैं इसका एक, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट कर दीजिए। यदि आपको नहीं आता है संतुलित करना तो बिल्कुल एक वीडियो में बनाऊंगा एकदम सरल तरीके से, जिससे आप आसानी से एक ही बार में कोई भी अपक्रिया होगी आप आसानी से उसको संतुलित कर सकते हो। देखिए अपक्रिया संतुलित करने को कितनी बार प्रश्न आपका पूछा गया देख लीजिए। यहाँ से 23 में, 19 में भी, 19 से 23 में कई बार प्रश्न आपका पूछा गया एक हिसाब से देखा जाए तो। देखिए आपको ये अपक्रिया मान लो आपके दी हुई है, यहाँ से आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड आपका दिया हुआ है, प्लस का ऐसा हाइड्रोजन ब्रोमाइड आपका दिया हुआ है, 2HBr आपका दिया हुआ है। इसको जब संतुलित करेंगे तो यहाँ से देखिए पीछे आपका यहाँ से संतुलित अपक्रिया यहाँ से बनी हुई, तो बेरियम ब्रोमाइड आपका बन जाएगा, प्लस आपका जल यहाँ से निकल आएगा। एक हिसाब से देखा जाए तो BaBr2 यहाँ से 2 यहाँ से आगे दिया हुआ है ना Br2, तो यहाँ से 2 हो जाएगा BaBr2 प्लस का 2H2O यहाँ से बन जाएगा। इस तरह से आपको संतुलित करना रहेगा, आपको देख लेना है। यदि आपको नहीं कर पाते तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि अपक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। फिर आगे हम प्रश्न में बढ़ेंगे, लेकिन अपक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं ये प्रश्न बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर 1 में बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है एक हिसाब से देखा जाए तो। और इसमें जो आपको तैयार करना है रिटर्न में, आपको क्या तैयार करना है, सबसे जरूरी आपको क्या तैयार करना है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, उदाहरण से आपको देखना है। दहन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी को दहन अपक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ये 2 अपक्रिया आपको तैयार करना है सबसे पहले। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी जो अपक्रिया होती है जिसे दहन अपक्रिया भी कहते हैं, यानी जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पादन
यानी उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यानी जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी या दहन अपक्रिया कहते हैं। इतनी आपको अपक्रिया पता होना चाहिए, बिल्कुल आपके 1 2 3 नंबर बिल्कुल पक्के के भी कटेगा नहीं। आप इसके साथ साथ आपको करना क्या है, इसका आपको उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही उदाहरण आपको पूछ लेता है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यही आपकी अपक्रिया दे देगा और आपके से पूछ लेगा कि कौन सी अपक्रिया है। आपके ऑप्शन दे देगा, 2 4 आपके ऑप्शन दे देगा, उसमें आपका ऊष्माक्षेपी भी आपका ऑप्शन रहेगा। इस तरह से आपको, इसलिए एक उदाहरण भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ऊष्माक्षेपी देख लेना है और ऊष्माशोषी अपक्रिया आपको देख लेना है। इसको भी देखेंगे। ये ऊष्माशोषी जो होता है, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है। ऊष्माक्षेपी फिर से आप समझिए, देखिए जिन अपक्रियाओं में या फिर जिन रासायनिक अपक्रियाओं में जब कोई उत्पाद होता है या कोई चीज़ का निर्माण होता है तो निर्माण के साथ साथ ऊष्मा यानी ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्माशोषी में जो है जो ऊष्मा है ये अवशोषित होती है यानी सोखती है, तो उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल आपको देख लेना है। N2 + O2 = आपका 2NO माइनस का आपका ऊष्मा यहाँ से निकली हुई है। इस तरह आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। देखिए श्वसन जो है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। एक हिसाब से देखा जाए, शरीर का एक निर्माण भी ऐसे ही अपक्रिया से बना हुआ जो ऊष्माक्षेपी का है, एक हिसाब से उदाहरण है। शरीर भी आपका एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, उसी अपक्रिया का ही प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे, संक्षारण किसे कहते हैं। सभी को पता होगा संक्षारण, जो आपका लोहे का कोई धातु वगैरह सभी को पता होगा, वायु या नमी के उपस्थित के कारण जो उसमें जंग लग जाता है लोहे में और उसका धीरे धीरे क्षरण हो जाता है या फिर ह्रास हो जाता है, जो लोहा धीरे धीरे खराब हो जाता है, जिसको यहाँ से देहात में मूर्छा वगैरह बोलते हैं, जो धीरे धीरे लग जाता है जंग, इसको जंग कहते हैं। धीरे धीरे जंग लग के एक हिसाब से देखा जाए लोहे को नष्ट कर देता है, वही आपका संक्षारण कहलाता है। यहाँ से मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, जब धातु यानी जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है तो यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये आपकी संक्षारण कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है संक्षारण का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। ऑक्सीकरण अपक्रिया आपको देखना है। अब आप ऑक्सीकरण अपक्रिया और इसका एक उदाहरण भी आपको देख लेना है। देखिए, जब किसी अपक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीकरण का सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है, यानी जब किसी अपक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग या फिर हाइड्रोजन का त्याग होता है तो ऐसी अपक्रिया जो होती है ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे आपका यहाँ से उदाहरण दिया हुआ है, आपका कार्बन प्लस आपका यहाँ से दिया हुआ, इसकी अपक्रिया हुई है आपका O2 यानी ऑक्सीजन से, तो यहाँ से CO2 बना, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, यहाँ से जो क्या है ये इसके ये सहयोग से बना है, यही आपका कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अपक्रिया आपको तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। सबसे जरूरी यही आपका है क्योंकि आपका चैप्टर ही पहला है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, जितने भी अपक्रिया है इसमें आपको तैयार करना है। संतुलित समीकरण को संतुलित करना पता होना चाहिए, बस पूरा चैप्टर समाप्त। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, कितनी बार प्रश्न पूछा गया, यहाँ से देख लीजिए कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी ये ऊपर वाला जो प्रश्न है लॉन्ग में भी पूछा जाता है। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। और इसी में आपके अपक्रिया दी हुई है। प्रतिस्थापन अपक्रिया जो है यह रासायनिक अपक्रिया का ही एक प्रकार है और आपका संकलन अपक्रिया भी आपका एक उसी का उदाहरण है। और वियोजन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया, इस सभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाया हुआ था, अब यहाँ भी देखना आपको जरूरी है। उसमें अपघटन अपक्रिया, ये सभी आपको देखना है। सबसे पहले रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए तत्व यानी नए तत्व या नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब एक या एक से अधिक तत्व पदार्थ परस्पर यानी अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपके यहाँ से समीकरण इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बिल्कुल आपको पता भी होगा, आप इसके डिफिनेशन सभी को पता होगा। जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर क्रिया करके नए तत्व बनाते तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कितने प्रकार की होती है ये भी आपको देख लेना है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आपको देखना है। रासायनिक अभिक्रिया जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित यहाँ से प्रकार यहाँ से दिए हुए। इसका जो पहला प्रकार होता है रासायनिक अभिक्रिया का संयोजन, जिसे संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन और संकलन अभिक्रिया दोनों एक ही अभिक्रिया है, कोई भी आपको भ्रमित नहीं होना थोड़ा भी आपको, क्योंकि संयोजन संकलन एक ही अभिक्रिया है। इसकी डिफिनेशन देखेंगे। संयोजन अभिक्रिया जो होती है, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु यानी परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण भी आपको देख लेना है। जैसे आपका ऐसे दिया हुआ है एनो आपका सोडियम आपका दिया हुआ है, धातु क्लोरीन आपका क्लोरीन यानी Cl में जलकर सोडियम क्लोराइड बनती है। यही आपकी जो अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया या फिर संकलन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण भी आपको ऐसे दो दिए हैं, आपको देख लेना है। फिर अगली आपकी अभिक्रिया दी हुई है वियोजन अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपकी अभिक्रिया है। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। वह अभिक्रिया ऊष्मा प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वियोजित हो जाती है तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इतना आपको लिख देना है। फिर अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोनों अभिक्रिया एक ही हैं, कोई भी इसमें भी आपको घबराना नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोनों ही एक ही अभिक्रियाएं हैं। देखिए, विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह यानी मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका उदाहरण भी आपको देख लेना है एक बार। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे। आप चाहे तो सभी आप टिक वगैरह अपने सीरीज या आप अपने नोट्स में लगा भी सकते हैं। फिर आपकी अगली अभिक्रिया आपकी दी हुई है उभय प्रतिस्थापन या फिर द्विव विस्थापन। उभय प्रतिस्थापन या फिर द्विव विस्थापन अभिक्रिया, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसको भी देखेंगे। 4 अभिक्रिया टोटल आपकी हैं, इसको भी देखेंगे। देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक के यानी आयनों अथवा घटकों की अदला बदली यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली यानी विनिमय हो जाती है यानी अदला बदली हो जाती है तो नए यौगिक बनते हैं। अदला बदली करके जो नए यौगिक बनते हैं वही आपका उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया यौगिकों के विलयन के मध्य होती है। ये आपको एग्जाम्पल भी आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये भी आपका प्रश्न है। मैंने आपको चारों अभिक्रिया दिखा दिए हैं। आपकी 4 रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये 4 प्रकार की होती है। चारों अभिक्रिया मैंने आपको दिखा दिया जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये आपके केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। मैं चैप्टर आपके टोटल देखा जाए तो आपके फिजिक्स में सभी के आपके 4 सब आपके चैप्टर हैं। आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर है, मैं नेक्स्ट डे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, फिर अगले दिन थर्ड चैप्टर, इसके बाद 4th सेमेस्टर। सभी में इसी तरह चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करके रखिएगा। इसी तरह के वीडियो यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपके रहेंगे।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर पाए, एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।